हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है भारत में आईएएस और आईपीएस की स्थिति और इस पर विशेष रिपोर्ट लेकर के मैं आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज का क्या क्या मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके बारे में बात कर लूँ। मैं बात करूंगा कि भारत में कितने आईएएस आईपीएस के पद सैंक्शन हैं। उसके बाद से भारत में एससी एसटी के पद कितना प्रतिशत भरा हुआ है, ओबीसी का कितना प्रतिशत भरा हुआ है, कितना खाली है। उसके मैं बात करूंगा कि उच्च पदों पर जैसे सचिव हो गया, वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कितने लोग वहाँ पे पहुँच पाए हैं अभी तक ले। और अंत में बिहार के बारे में भी बात करूंगा, बिहार में कितने आईएएस आईपीएस अभी कार्यरत है, कितने सैंक्शन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो आईसीएस 1857 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय आईसीएस कहा जाता था और इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। उस समय इसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। अक्टूबर 1926 ईस्वी में जो वर्तमान स्वरूप है, यानी जो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत 1926 ईस्वी में इसके भारतीय लोक सेवा संघ की स्थापना हुई थी। जो वर्तमान स्वरूप है 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय उसका नाम रखा गया था लोक सेवा आयोग। आईसीएस के तहत अंतिम बार एग्जाम हुआ था 1942 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, आईसीएस के तहत जो सबसे शुरू में जो नाम था आईसीएस, उसके तहत अंतिम बार एग्जाम हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब लाया गया था तो उस समय इसका नाम रखा गया था संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग उस समय इसका नाम रखा गया था। उसके बाद 1950 के बाद जब संविधान लागू हुई तो इसे संवैधानिक संस्था बना दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। संविधान में इसे भाग 14 में रखा गया, वहीं अनुच्छेद 312 में है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 312 में रखा गया है। पूरे देश को प्रशासनिक दृष्टि से 5 कैडर में बांटा गया है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो भी कैंडिडेट इसे परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें इन्हीं 5 कैडर को चुनना होगा और उनका नियुक्ति इन्हीं 5 कैडर में की जाएगी। आईएएस एवं आईपीएस के प्रशासनिक महत्व को देखकर सरदार पटेल ने इस संस्था को इस्पात का चौखटा कहा। इस्पात का चौखटा कहा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी जीके में पूछा जाता है कि किस संस्था को इस्पात का चौखटा कहा जाता है या फिर किसे, तो आईएएस आईपीएस को इस्पात की चौखटा कहा जाता है। और इसके महत्व को बरकरार रखने के लिए आज भी इसे सिविल सर्वेंट कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आईएएस आईपीएस स्वीकृत पद, आईएएस और आईपीएस के स्वीकृत पद कितना है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में आईएएस की स्वीकृत पद है 6858। वहीं आईपीएस के स्वीकृत पद है 55 यानी 5055 पद है आईपीएस के स्वीकृत पद वर्तमान में। ठीक है, वहीं वर्तमान में कार्यरत कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 5542 आईएएस है और 4469 आईपीएस है जो वर्तमान में कार्यरत है। बाकी पद रिक्त है। तो इसी को हम लोग जो पीआईबी होता है, जो भारत सरकार का एक पत्रिका है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी है, उसके तहत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई था। ये रिपोर्ट इसलिए प्रकाशित किया गया था क्योंकि संसद में कुछ सदस्यों ने डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से रिपोर्ट मांगा था कि भारत में आईएएस आईपीएस की क्या स्थिति है। तो उस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दिया गया था। तो ये संसद में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुल सैंक्शन, इसमें पूरा राज्य का लिस्ट है। तो इसमें कुल सैंक्शन पद आप लोग यहाँ देखिएगा, कुल आईएएस सैंक्शन पद इतना है, आईपीएस का सैंक्शन पद इतना है, जबकि वर्तमान में आईएएस इतना कार्यरत है और आईपीएस इतने कार्यरत है। और ये आप देख रहे हैं जो 3193 है, ये 3193 पद जो है आईएफएस का है। आईएफएस का 3193 पद है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये एक पेपर का कटआउट है जो आईएएस आईपीएस के वैकेंसी क्राइसिस के बारे में बताता है। और ये बताता है कि किस तरह से भारत में आईएएस का 1316 पद और आईपीएस का 586 पद खाली है। और इसके कई कारण हैं, खाली होने के कई कारण, उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि क्या और स्थिति है।
हाँ, एक और यहाँ पर नई नई कार्यक्रम शुरू हुआ है। भारत सरकार ने 2018 में एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे कहता है लेटरल एंट्री। भारत सरकार ने आईएएस आईपीएस में भर्ती के लिए मुख्य रूप से आईएएस में भर्ती के लिए एक लेटरल एंट्री शुरू किया है, जो 2018 में शुरू हुई थी। अब तक इसमें 57 पदों पर भर्ती हो चुकी है। और मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो भी भर्ती होता है ये अपर सचिव से ऊपर के पद पर भर्ती होता है, यानी नीचे डीएम या इस तरह के पदों पर भर्ती नहीं होता है। ये जो भी होता है ये अपर सचिव के पद से ऊपर होता है। और ये विभिन्न क्षेत्र के जानकार, जो महान जानकार होते हैं, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र के कोई जानकार होंगे या कोई ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के महान जानकार होंगे, जो किसी बड़े कंपनी में सीईओ या कुछ रहे होंगे, जो उनको विशेष ज्ञान है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में उनको सचिव बना दिया जाएगा। या किसी कला या क्षेत्र के महान ज्ञाता होंगे तो वो कला क्षेत्र के सचिव बना दिए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कला क्षेत्र में सचिव बना दिए जाएंगे। या कोई इस तरह से जो कोई वैज्ञानिक क्षेत्र के बड़े जानकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र के सचिव बना दिए जाएंगे। तो इस तरह से लेटरल एंट्री शुरू किया है। और ये हालांकि कई बार इसके चलते विवाद भी हुआ है कि जो बहाली हो रहे हैं डीएम और ये सब कहाँ जाएंगे, इनका पद इनको कैसे प्रमोशन मिलेगा जब यही सारे उस पर ऊपर से आएंगे। तो इनके अपने फायदे और अपने नुकसान है, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग जानिएगा कि लेटरल एंट्री 2018 में शुरू हुआ था और इसमें अब तक 57 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या है आईएएस और आईपीएस के। सामाजिक स्थिति का अर्थ है कि क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था आधारित है, उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं। तो डीओपी के रिपोर्ट के अनुसार, डीओपी होता है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यही जो डिपार्टमेंट है ये सारा इनका जानकारी रखता है और यही रिपोर्ट समय समय पर सरकार को सौंपती है। सरकार जनता के सामने ये रिपोर्ट लाती है। तो इसके अनुसार देश में 2018 से लेकर 22 तक, 2018 से 22 के बीच में कुल 46% स्वर्ण बहाल हुए हैं। कुल 46% स्वर्ण बहाल हुए हैं। वहीं 29% पिछड़ा वर्ग बहाल हुआ है, जो ओबीसी है 29% बहाल हुए हैं। अनुसूचित जाति ये 16.33% बहाल हुए हैं एवं 7.83% अनुसूचित जनजाति बहाल हुए हैं। तो ये सर आपका सामाजिक रूप से जो भी रिपोर्ट है आप लोग देखें। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शीर्ष नौकरशाही पदों पर जैसे कि संयुक्त सचिव, सचिव, निदेशक, उप सचिव आदि के बड़े पदों पर एससी एवं एसटी का प्रतिनिधित्व, यानी एससी का प्रतिनिधित्व मात्र 4% एवं एसटी का प्रतिनिधित्व 4.9% है। तो इस तरह से देख सकते हैं आईएएस और आईपीएस के पद पर तो बहाल हो रहे हैं। आईएएस के पद पर तो यहाँ आईएएस आईपीएस के पद पे तो यहाँ 16% और एसटी में लगभग 8% बहाल हो रहे हैं। लेकिन ये सचिव और मुख्य सचिव के पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके क्या कारण होंगे ये अलग डिटेल की बात है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो बहाल हो रहा है, लोग यहाँ बहाल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। सचिव, उपर सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव, जो भी मुख्य पदों पर होता है, जो नीति निर्माण करते हैं, उस पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इनके कारण है। और ये आप लोग जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं। 46% आईएएस आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम जनरल, अभी हम लोग ऊपर रिपोर्ट देखे थे वही एक पेपर का कटआउट है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया ताकि आप लोग का एक हो जाए, रिसोर्स मिल जाए कि ये कहाँ से जानकारी लिया गया है। तो ये बहुत सारे ऑथेंटिक जगह से मैंने जानकारी जुटाया है, बहुत बड़ी कई रिसर्च करने पड़े हैं तो ये जानकारी मिला है। 2018 से 2022 के बीच में इतने इतने सारे हुए हैं। और ये सब आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया वही यहाँ लिखा हुआ है पेपर के कटआउट में। आगे यहाँ पे देख डीओपीटी के अनुसार ये आप देख सकते हैं 16.33% आपका ये हो गया शेड्यूल कास्ट है और 7.83% आपका शेड्यूल ट्राइब है। तो वही है जो मैंने ऊपर लिखाया था। और ये डेटा आपको मिला था डीएम के एमपी विल्सन के डिमांड पर। ये डेटा आपको संसद में प्रोवाइड कराया गया था। डीएम के एमपी एक है पी विल्सन, उनके अनुरोध पर ये मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड कराया था। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उन्हीं के अंदर ये मिनिस्ट्री आता है। तो आप देख सकते हैं ऑथेंटिक डेटा है जो भी इसमें डेटा लिया गया है। मोदी सरकार में एक और पेपर के कटआउट देख लीजिए। मोदी सरकार में कितने एससी एसटी और ओबीसी जाने जो उच्च पदों पर गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि फरवरी 2 फरवरी के ये पेपर है को लोकसभा नहीं 2 फरवरी को लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया था जितेंद्र सिंह, जो ऊपर मिनिस्ट्री इनके अंदर में है, उन्हीं का बात हो रही है।
तो 2 फरवरी में जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि सचिव और विशेष सचिव में केवल 6 एससी 6 एससी और एसटी समाज से एससी और एसटी समाज से मात्र दोनों मिलाकर के 6 ही वहां पहुंच पाए हैं। जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि सचिव और विशेष सचिव में केवल 6 एससी और एसटी समाज से हैं। आप देख सकते हैं कि मात्र 6 है जो एससी और एसटी समाज से सचिव एवं अपर सचिव के पद पर पहुंच पाए हैं, और ये मिनिस्ट्री का डेटा है। तो आप देख सकते हैं, जबकि आबादी देखा जाए तो लगभग एससी और एसटी का लगभग हो जाएगा 30% के आसपास हो जाएगा आबादी, लेकिन उनका नीति निर्माण में कितना प्रतिशत तक पहुंच है आप देख सकते हैं। प्रतिशत तो क्या छोड़िए, 6 ही है, संख्या में 6 है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बाकी इस पर गौर करने वाली बात है कि प्रमोशन क्यों नहीं इन लोग को मिल पा रहा है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, देखने वाली बात है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, फॉरेस्ट सर्विस की बात की जाए, फॉरेस्ट सर्विस जो एक आईएएस के अंदर ही आता है, तो इसमें बात की जाए तो इसमें ओबीसी, एसटी और एसटी का प्रतिनिधित्व, ओबीसी, एससी एवं एसटी का प्रतिनिधित्व कम है कम है कम है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं टोटल सीट इतना है, टोटल इतना बहाली की गई है 2018 से 2022 के बीच में, इतना 43-65 बहाली की गई है। इसमें से एससी मात्र 7.65 नियुक्त हुई हैं, वहीं एसटी का तो संख्या देखने से बनता है 3.8% ही नियुक्त हुई हैं। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 15.92% यानी 16% ओबीसी बहाल हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अभी और सुधार की जरूरत है सामाजिक रूप से बड़े बड़े पदों पर और बड़े बड़े एग्जामों के लिए उन्हें और प्रोत्साहन की जरूरत है। और बिहार की बात हम लोग करते हैं, बिहार की बात करें, बिहार में आईएएस आईपीएस की स्थिति के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल के तो हम लोग देख चुके हैं, बिहार के अब देखते हैं। बिहार में 359 आईएएस, वहीं 242 आईपीएस का पद स्वीकृत है। बिहार में 359 आईएएस, 242 आईपीएस का पद स्वीकृत है, जिसमें से 244 आईएएस और 255 आईपीएस कार्यरत है। आप लोग देख सकते हैं 255 आईपीएस, सॉरी 255 नहीं है, ये 235 है, 225 है, ये मिस्टेक हो गया है। 225 आईपीएस, 225 आईपीएस बिहार में कार्यरत है, जबकि सैंक्शन पद है 242। वहीं आईएएस का सैंक्शन पद है 359। सैंक्शन का मतलब स्वीकृत पद। तो आईएएस कार्यरत है 242 और आईपीएस कार्यरत है 225। तो ये आप लोग देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार के डेटा में कहाँ कहाँ कितना है बिहार के लिए। तो बिहार के लिए यहाँ देख सकते हैं, बिहार का डेटा यहाँ है, 359 आईएएस स्वीकृत है, 242 आईपीएस स्वीकृत है, आईएफएस स्वीकृत है 74। तो अब देख सकते हैं 244 है जो यहाँ ऑन ऑफिस है, ऑन ऑफिस पोजीशन में है, 242 आईएएस और 225 आईपीएस ऑन ऑफिस पोजीशन यानी ड्यूटी पे है। तो वहीं 19 जो है आईएफएस पोजीशन यानी ड्यूटी में है। तो इस तरह से बिहार की स्थिति हम लोगों ने देखा। बिहार के बारे में और कुछ जान लेते हैं। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के कैडर नंबर 2 में आता है। अभी मैंने बताया था कि पूरे भारत में कुल 5 कैडर है, जिसमें से बिहार आता है दूसरा कैडर में, बिहार दूसरा कैडर में आता है। आगे देखते हैं देश में, यहाँ देश मिस्टेक हो गया टाइपिंग दोस्तों, देश में प्रत्येक 12वां आईएएस बिहारी होता है। अच्छा हाँ, ये सब दर्शाता है कि बिहारी आईएएस और आईपीएस एग्जाम क्लियर करने में कितना आ गया है। तो यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, और इसे शायद बिहारी खुश होंगे देख करके, और होना भी चाहिए क्योंकि बिहार का ही लाल है जो वहां पहुंच रहा है। तो देश के प्रत्येक 12वां आईएएस बिहारी है। वहीं देश के 9.5% यानी 100% अगर लिया जाए तो देश के 9.5% आईएएस बिहारी हैं। ये भी एक अच्छी बात है। आबादी के हिसाब से यानी बिहार का आबादी जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। और इस आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार के प्रत्येक 3 लाख आबादी पर
बिहार के प्रत्येक 3 लाख आबादी पर एक आईएएस बनते हैं या एक आईएएस है। तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सब थोड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी इसलिए मैंने डाल दिया था यहाँ पर। इंटरेस्टिंग जानकारी है, रोचक है, इसलिए मैं डाल दिया था। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि भारत और बिहार में आईएएस आईपीएस की स्थिति क्या है और उसके सामाजिक स्थिति क्या है, कि इस समाज के कितना प्रतिनिधित्व करता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह से महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो लाते रहूंगा जो आपको जानकारी और जीके में इजाफा करेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।